शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पराना रिवर के बारे में कुछ जानकारी। यूपीएससी के द्वारा 2006 में पराना रिवर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पार्टिकुलरली एक बांध के ऊपर था। हमें बताना है कि जो इतेपू बांध बनाया गया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट बांधों में इसको शामिल किया गया है। तो ये कौन कौन से देशों की संयुक्त परियोजना है हमें बताना था। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पराना रिवर कहाँ पर पड़ती है, कौन कौन से देशों से होकर के ये गुजरती है और कहाँ पर अपने पानी को गिराती है। तो ये जो आप मैप देख रहे हैं ये वाला देश है ब्राज़ील। इसके बाद जो पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है वो है पराग्वे। फिर ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं वो अर्जेंटीना का है और ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर देख रहे हैं आप वो उरुग्वे है और ये है अटलांटिक ओशियन। तो जो पराना रिवर है वो ब्राज़ील से निकली है। इसके बाद बाउंड्री बनाते हुए किसकी बाउंड्री बना रही है, पराग्वे की वे बाउंड्री बनाती है। पराग्वे की बाउंड्री बनाते हुए पराना रिवर अर्जेंटीना से होते हुए अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। ठीक है, तो ये मैप है इसका, एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए। तो ब्राज़ील, पराग्वे, फिर पराग्वे की बाउंड्री के साथ साथ में चलती है और अर्जेंटीना से होकर के गुजरती है और फिर हम देखते हैं कि अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को ये गिराती है। अब बात करें यदि हम डैम की, जिस डैम के बारे में पूछा गया था तो ये रहा वो डैम। ठीक है, इताइपू डैम या फिर इसको इतेपू डैम भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है ये ब्राज़ील है और ये पराग्वे है और डैम इस प्रकार से पूरा इतने एरिया में ये फैला हुआ है। कुछ एरिया पराग्वे का कवर हो रहा है, कुछ एरिया ब्राज़ील का कवर हो रहा है। तो यहाँ से देख के ही आप बता सकते हैं कि ये जो डैम है दो देशों की परियोजना है जिसमें शामिल है पराग्वे और ब्राज़ील। इतेपू बांध जिसे पराना नदी पर हमने बनाए हैं ये विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक माना जाता है और आप देख भी सकते हैं ये लेक के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो ये रहा इतेपू डैम और यहीं से फिर जो है पराग्वे की सीमा बनाते हुए पराग्वे नदी आगे निकल जाती है। इसके बाद हम पराना रिवर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि पराना रिवर रियो पराना स्पेनिश भाषा में बोला जाता है और रियो पराना इन पोर्तुगीज़, रियो पराना पोर्तुगीज़ भाषा में बोलते हैं। ये एक रिवर है जो कि पड़ती है साउथ सेंट्रल अमेरिका में। अभी हमने जो मैप देखे थे वो साउथ अमेरिका का मैप था। ये कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना से। दिस रिवर टुगेदर विद इट्स ट्राइब्यूटरी, ये रिवर और इसकी जो ट्राइब्यूटरी रिवर है, सहायक नदियां हैं, ये निर्माण करती हैं काफ़ी लार्जर, ठीक है, दो बड़े रिवर सिस्टम का, जो कि अपने पानी को कहाँ पर गिराते हैं, रियो डे ला प्लेटा में। जहाँ मैं आपको बताया था कि ये अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर अपने पानी को गिराती है, तो एक जगह पड़ती है वहाँ पर, कहाँ, रियो डी ला प्लाटा, यहाँ पर अपने पानी को गिराती हैं। इसकी लंबाई यदि हम देखें तो 4880 किलोमीटर है एंड एक्सटेंड फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ ग्रैंड एंड परानिबा रिवर्स इन साउदर्न ब्राज़ील, रनिंग जनरली साउथ वेस्टवार्ड फॉर मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स बिफोर टर्निंग साउथ ईस्टवार्ड टू ड्रेन इनटू द रियो डी ला प्लाटा। यहाँ पर उतना ज़्यादा हमको ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि किस किस दिशा में बही, कौन कौन आकर के इससे मिली, फिर ये आगे कहाँ निकल गई, ये जानकारी यहाँ पर बताई गई है। ये जो पराग्वे पराना रिवर सिस्टम है ये कवर करती है ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर माइल को, मेकिंग इट सेकेंड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन साउथ अमेरिका। ठीक है, अमेजन है सबसे बड़ा, इसके बाद पड़ जाता है हमारा यही वाले जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, आउट्रैकंड, हाँ, आउट्रैकनेड,
आउटरेकनेड मतलब होता है आगे निकल जाना, केवल इससे आगे है अमेजन रिवर। तो यहाँ पर हमें जो है इम्प्रेसिव इताइपू डैम देखने को मिलता है, जो कि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन माना जाता है विश्व में, जो कि क्रिएट करता है मैसिव शैलो रिजर्वायर बिहाइंड इट। आगे बताया जा रहा है कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री है, कब इसको बनाया गया था, कौन कौन से लोगों को ये रोज़गार प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद सीधे हम चलते हैं पीआईबी की तरफ और देख लेते हैं पीआईबी की प्रमुख खबरों को। तो जो पीआईबी की पहली खबर आई है वो हमारी क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। भारत कंटिन्यू प्रयास कर रहा है कि कोयला के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उनको हम ख़त्म करें। कोयले से जो हम बिजली बना रहे हैं या फिर अदर जगहों में कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका यूज़ धीरे धीरे करके फेज वाइज हमको कम करना है। इस मामले में इंडिया कितना आगे निकल चुका है उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इंडिया का जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी है, ठीक है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी। इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी है वो अभी हो गई है 174.53 गीगावाट, विच इज़ 42% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हमने जितनी भी इंस्टॉल किए हैं उस कैपेसिटी का 42% हिस्सा अभी आ रहा है, और अभी हम बिजली बनाने लगे हैं लगभग 174 गीगावाट। इंडिया का जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो इंक्रीज हो जाएगा, हुआ है 2261 स्क्वायर किलोमीटर, टेकिंग द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री अंडर फॉरेस्ट टू 24%। बताया जा रहा है कि हमारे देश में जितनी भी ज़मीन है उस ज़मीन का 24.5% हिस्सा फॉरेस्ट से ढका हुआ है, और आज के टाइम में देखा जाए तो 2261 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर के एरिया में फॉरेस्ट फैले हुए हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है हमारे? श्री अश्विनी कुमार चौबे। इन्होंने लिखित जवाब दिया था लोकसभा में, ठीक है, किसके ऊपर? दैट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो विकसित देश हैं, 2009 में इन्होंने कमिटमेंट किया था कि ये क्लाइमेट फाइनेंस मोबिलाइजेशन गोल, कितना गोल रखा गया था? $100 बिलियन का। तो सन 2009 में विकसित देशों की तरफ से कुछ कमिटमेंट किया था कि ये क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने टारगेट रखे थे $100 बिलियन पर ईयर। कब तक? 2020 तक, ताकि एड्रेस कर सकें डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी ज़रूरतों को, अपनी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के हिसाब से ही इतना पैसा विकसित देश हमको देने वाले थे हर साल, लेकिन अभी तक जो है हमें मिला नहीं है। द ओवर रीचिंग डिसीजन टाइटल शर्म अल शेख इम्प्लीमेंटेशन प्लान, इसको एडॉप्ट किया गया था सभी कंट्रीज़ के द्वारा COP27 में नवंबर 2022 में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी जो है कुछ सीरियस जो कंसर्न थे उनके ऊपर बातचीत करी गई थी। द गोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज पार्टीज टू मोबिलाइज जॉइंटली $100 बिलियन पर ईयर बाय 2020 हैज़ नॉट येट बीन मेट। लेकिन बात वही करी जाती है कि यहाँ पर भी फिर से एक बार बातचीत हुई कि विकसित देशों ने जो $100 बिलियन देने की बात करी थी वो अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो आप बताइए कि कैसे करके हम लड़ाई लड़ सकते हैं क्लाइमेट चेंज से। श्री चौबे का कहना है इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शंस है ना, काफ़ी लार्जली फाइनेंस हो रहा है डोमेस्टिक सोर्सेज से। ज़्यादातर हम जो क्लाइमेट से लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने जेब से ही पैसे खर्च कर रहे हैं। इसमें इंक्लूड है गवर्नमेंट का बजट सपोर्ट, इसके साथ साथ में मिक्स ऑफ मार्केट मैकेनिज़्म। इसके अलावा मार्केट भी हमें
मार्केट मैकेनिज्म भी है जो कि हमें पैसा देता है, जिससे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ पाते हैं। वहीं यदि हम देखें एज पर इंडियाज थर्ड बाइनियल अपडेट रिपोर्ट BUR की बात करें, UNFCCC फरवरी 2014 से लेकर के 2019 के दौरान में ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड हैव प्रोवाइडेड ग्रांट्स टू ए टोटल ऑफ $165.25 मिलियन। एक रिपोर्ट है जहां पर उल्लेख किया गया है कि अभी तक जो है 2014 से लेकर के 2019 तक कितना पैसा जो है प्रोवाइड किया गया है, कितना ग्रांट अभी तक मिल पाया है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद इंडिया ने सबमिट किया था अपने अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसके माध्यम से हमारा जो हायर एम्बिशन है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए वो प्रकटित होता है। द अपडेटेड टारगेट इन इंडियाज NDC इंक्लूड रिड्यूसिंग एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाई 45%। GDP का जो 45% हिस्सा है, ठीक है, GDP का 45% हिस्से में जो हमें इमिशन देखने को मिल रहा है, उस इमिशन का हमें 45 हिस्सा रिड्यूस करना है 2030 तक, 2005 के लेवल से हमें लाना है। इसके साथ साथ में हम अचीव कर लेंगे 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, एनर्जी सोर्सेज से 2030 तक। आने वाले 2030 तक भारत की जो 50% बिजली है ना, वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली, मतलब कोयले के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो हम 50% कम कर देंगे। इसके साथ साथ में यहाँ पर क्रिएट करने की बात करी जाती है एडिशनल कार्बन सिंक, कितना 2.5 से लेकर के 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। तो कार्बन सिंक के बारे में जब भी बात करी जा रही तो सीधा सीधा आपको ये ध्यान में रखना है कि कार्बन सिंक मतलब फॉरेस्ट कवर। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन का जो सिंक है वो बनेगा, उतना ही ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन कम होगा और पेड़ पौधे उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर पाएंगे। तो ये डाटा भी हमें याद रखना है कि कितना कार्बन सिंक का हम घोषणा किए हैं। इसके साथ साथ में हमारी जो इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है उसका 50% जो हिस्सा है नॉन फॉसिल फ्यूल से हम लेकर के आने वाले हैं, और इसके साथ ही हमने GDP का कितना % जो हिस्सा है उसको रिड्यूस करने की बात करें हैं। तो 3 गोल इसमें महत्वपूर्ण हैं, एक कार्बन सिंक वाला है और दूसरा है बिजली बनाने वाला है कि जो 50% हमारी जो बिजली है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आने वाली है आने वाले टाइम में। इसके साथ साथ में इंडिया की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई थी लाइफ का पूरा फॉर्म होता है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसके अंतर्गत वो सभी छोटी बड़ी बातें आ जाती हैं जिसके माध्यम से आप बिजली बचा सकते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान होने से बचा सकते हैं। जैसे कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको पता है एक बार चेक करना है लाइट चालू है या बंद है, पंखा चालू है या बंद है। ऐसे छोटे मोटे काम हैं जिनके माध्यम से भी आप बिजली बचा सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को भी बर्बाद होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्टकट में इसको NAPCC कहा जाता है, ठीक है, जो कि ओवर रीचिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क है। ओवर रीचिंग का मतलब होता है व्यापक पॉलिसी फ्रेमवर्क है और इसमें शामिल है नेशनल मिशन इन स्पेसिफिक एरिया ऑफ सोलर एनर्जी, इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन इंडिया, ह्यूमन हेल्थ एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? NAPCC के अंतर्गत ये सारे मुद्दे आ जाते हैं। जैसे कि इसमें सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर फोकस है, वाटर, एग्रीकल्चर, हिमालयन इकोसिस्टम, सस्टेनेबल हैबिटेट, ग्रीन इंडिया, ह्यूमन हेल्थ और स्ट्रेटजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सारे मुद्दे उठाए जाते हैं किसके अंतर्गत? NAPCC के अंतर्गत।
आगे और बताया जा रहा है कि जो 34 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ है ना, इन्होंने प्रिपेयर किया है एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, SAPCC। ये स्टेट वाले ने अपने लेवल पर किया है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कई सारी स्कीम और प्रोग्राम ताकि स्केल अप किया जा सके इंडिया के एक्शन प्लान किसके ऊपर, एडाप्शन और मिटिगेशन। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए भी बहुत सारी स्कीम चलाई जा रही हैं, जैसे कि LTLED, लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, जिसको सबमिट किए थे हमने यूनाइटेड नेशन UNFCCC नवंबर 2022 में। तो इंडिया का जो विजन रहा है लो कार्बन डेवलपमेंट का, वो किस पर बेस्ड है, नीड टू इंश्योर इंडियाज हाई एनर्जी नीड। जैसे जैसे हम डेवलप होते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसमें पावर्टी इरेडिक्शन प्रोग्राम भी शामिल है। इसके साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी हासिल करना है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हासिल करना है और एनर्जी को भी हमको मेंटेन बना करके रखना है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं ग्रैमी अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है एक प्रकार से अवार्ड की ऐसी सीरीज़ है जिसको प्रेजेंटेड किया जाता है हर साल। कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट में, अमेरिका में। या तो नेशनल अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा या फिर लैटिन अकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेस के माध्यम से। हर साल जो रिकॉर्ड कंपनीज हैं, इसके साथ साथ में जो एकेडमी मेंबर्स हैं ना, वो सबमिट करते हैं एंट्रीज ऑफ कंसिडरेशन को। ठीक है, कंसिडरेशन मतलब अपनी अपनी तरफ से सजेशन देते हैं। नाराज वोटिंग मेंबर सिलेक्ट करते हैं 5 नॉमिनीज को फॉर ईच अवार्ड। प्रत्येक अवार्ड के लिए 5 नॉमिनी की घोषणा की जाती है। इसके बाद ठीक है, विच ईच वोटर कास्टिंग ए बैलेट ओनली इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़। इसके बाद बताया जा रहा है कि कोई भी जो वोटर होता है ना, वो बैलेट की कास्टिंग कर सकता है, ठीक है, इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़, जिस फील्ड में भी वो व्यक्ति एक्सपर्टाइज हासिल करता है। पहली बार जो ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी है उसका आयोजन किया गया था लॉस एंजलिस 1959 में, और 28 आवर यहाँ पर अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे। इन अवार्ड को दिए जाने का मतलब ये है, किसी भी व्यक्ति का जो स्पेक्टुलर वर्क होता है, ठीक है, स्पेक्टुलर वर्क मतलब जो शानदार काम वो कर रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, उसको हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं। द नेम ग्रैमी इज़ एन होमेज टू ग्रामोफोन। ठीक है, हम किसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ग्रामोफोन, एंड इट्स रिवोल्यूशनरी इम्पैक्ट ऑन द म्यूज़िक इंडस्ट्री। तो जो ग्रामोफोन है, ग्रामोफोन जब आया था उसका म्यूज़िक इंडस्ट्री में कितना बड़ा योगदान था, उसी की यादगार में ये जो ग्रैमी अवार्ड प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ठीक है बधाई दी गई है जो व्यक्ति जो ग्रैमी अवार्ड 2023 को विन किए हैं। इस बार 65वें नंबर के ग्रैमी अवार्ड प्रोवाइड किए गए थे। तो जो कुछ भी मेन जानकारी है, ठीक है, यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, 65वें नंबर का जो ग्रैमी अवार्ड 2023 है उसके विनर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो Crypto.com एरिना कहाँ पर पड़ता है, लॉस एंजलिस में। इसने प्ले किया था एक होस्ट 65वें नंबर का जो एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी है 5 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। इसने सम्मानित किया है टॉप परफॉर्मर्स, सॉन्ग्स एंड रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम एलिजिबिलिटी ईयर विच स्पान अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 तक के टाइम पीरियड के दौरान। फिर 15 नवंबर 2022 को हमें क्या देखने को मिला था, 15 नवंबर 2022 को अनाउंसमेंट किया गया था नॉमिनेशन का। तो जो 63 और जो 64 नंबर की सेरेमनीज़ हैं ना, उनको प्रेजेंटेड किया गया था बाई साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवोर नोहा, हु सर्व्ड एज होस्ट वंस मोर दिस ईयर।
देखिए, इस सेरेमनी में 3 जो लॉस्ट आइकन्स हैं, 3 जिन लोगों को हमने खोया है म्यूज़िक की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया था। मिगोस रैपर, ठीक है, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी नवंबर में। वन ऑफ द ग्लोरीज ऑफ कंट्री म्यूज़िक हु पास्ड अवे इन नवंबर। इसके अलावा क्रिस्टाइन MCY, द फ्लीटवुड मैक वोकलिस्ट हु पास्ड अवे इन अक्टूबर। तो 3 व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 9 नॉमिनेशंस हमको देखने को मिले थे, उसमें से बियॉन्स ये मोस्ट नॉमिनेटेड आर्टिस्ट माने जाते हैं इस साल के। शी अनाउंस्ड हर 2023 वर्ल्ड टूर लास्ट वीक, ठीक है, इन्होंने 2023 में अपने वर्ल्ड टूर लास्ट वीक को अनाउंस किया था। और कौन कौन टॉप नॉमिनीज रहे थे उनके नाम यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट निकल कर के आ रहे हैं सामने, जैसे कि वियोला डेविस बिकेम ओनली 3rd ब्लैक वुमेन। अभी तक की ये तीसरी ब्लैक वुमेन बन गई हैं इतिहास में जिन्होंने एक्वायर किया है इल्यूसिव एंड प्रेस्टिजियस इजोट स्टेटस, EGOT स्टेटस पाने वाली तीसरी ब्लैक वुमेन बन गई। कौन सी? वियोला डेविस। इन्होंने अपना फर्स्ट ग्रैमी जीता है फॉर हर रीडिंग ऑफ हर बायोग्राफी फाइंडिंग मी ऑन ऑडियो बुक। इन्होंने ऑडियो बुक बनाई थी, ठीक है, खुद की जो बायोग्राफी थी इनकी, फाइंडिंग मी, इसी के लिए इनको यह अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। As the first transgender woman to get Grammy in the Best Pop या Pop Duo या फिर Group Performance कैटेगरी, किम पीटर्स क्रिएटेड ग्रैमी हिस्ट्री। तो पहले ट्रांसजेंडर वुमेन जिसका नाम क्या है? किम पीटर्स। इन्होंने इतिहास रच दिया है ग्रैमी में। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लिज्जो, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइलिश हैरीज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर लिज्जो अबाउट डैम टाइम, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है कि कौन ने किस कैटेगरी में अवार्ड जीता है। काफ़ी लंबे हैं यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं बेस्ट रैप सॉन्ग केंड्रिक लैमार, द हार्ट 5वें नंबर का पार्ट को मिला था। इसके बाद वाली न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे कर्नाटका से। प्रधानमंत्री की तरफ से HAL की एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। इसके हम बेसिक बैकग्राउंड को देख रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता के मामले में एक और कदम उठाया गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा डिफेंस सेक्टर में। प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है नेशनल देश को HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। कहाँ पर? तुमाकुरू में, कर्नाटका में। इसका जो फाउंडेशन स्टोन है उसको लेट डाउन किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 में। ये डेडिकेटेड है न्यू ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री के रूप में, विच विल इन्हेंस कैपेसिटी एंड इकोसिस्टम टू बिल्ड हेलीकॉप्टर। हमारे देश की जो कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर बनाने की, उसको बढ़ाने का काम ये करेगी। ये एशिया की लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड विल इनिशियली प्रोड्यूस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। और इस फैक्ट्री के माध्यम से हमें मिलने वाले हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। LUH आखिर हैं क्या? ये इंडिजीनियसली डिज़ाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं 3 टन क्लास के सिंगल इंजन मल्टीपर्पस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर होते हैं, ठीक है। इनके कुछ हमें यूनिक फीचर देखने को मिलते हैं। हाई मैन्यूवरेबिलिटी मतलब गतिशीलता। इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें ना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू मूव एंड डायरेक्ट, आसानी से कितनी आप कैपेसिटी में कोई भी काम कर सकते हैं, आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं आसान शब्दों में। ये जो फैक्ट्री है ना, इसको और भी एक्सपेंड किया जाएगा
टू मैन्युफैक्चर अदर हेलीकॉप्टर, जैसे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इसके साथ साथ में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, एज वेल एज रिपेयरिंग का भी काम होगा, ओवरहॉलिंग का भी काम होगा यहाँ पर। किस किस का? LCH, LUS, सिविल ALH और IMRH आने वाले टाइम में। इसके साथ साथ में ये जो फैक्ट्री है इसके पास पोटेंशियल है कि एक्सपोर्ट करने वाले हैं कुछ ये सिविल लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर आने वाले फ्यूचर में, मतलब अब हम जो है हेलीकॉप्टर बना बना करके बेचेंगे। दिस फैसिलिटी विल इनेबल इंडिया टू मीट इट्स एंटायर रिक्वायरमेंट ऑफ हेलीकॉप्टर इंडिजीनियसली। इस फैक्ट्री के माध्यम से इतना संभव हो पाएगा कि इंडिया खुद अपने देश में हेलीकॉप्टर बनाएगा इंडिजीनियसली। तो इसका मतलब ये है हम हेलीकॉप्टर डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चर के मामले में सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं। द फैक्ट्री विल हैव मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑफ इंडस्ट्री 4.0 स्टैंडर्ड। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है हमें इंडस्ट्री 4.0 का स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, मतलब काफ़ी आधुनिकतम इसको हम बोल सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट जो 20 ईयर्स है ना, HAL प्लान कर रहा है कि वो प्रोड्यूस करेगा और भी ज़्यादा 1000 हेलीकॉप्टर। इसमें क्लास है 3 से लेकर के 15 टन फ्रॉम तुमुकुरु से ही इनको बनाया जाएगा। इसका रिजल्ट ये रहेगा कि हम जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे लगभग 6000 पीपल को इस रीजन में। प्रधानमंत्री की तरफ से जो है लेट डाउन किया गया था फाउंडेशन स्टोन ऑफ तुमुकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का। तो इसके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं, उसी के तहत तुमुकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप स्प्रेड अक्रॉस 8484 एकड़ के एरिया में इन द 3 phases इन तुमुकुरु हैज़ बीन टेकन अप एज पार्ट ऑफ द चेन्नई बंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसके बाद वाली न्यूज़ एक पोर्टल से रिलेटेड है। पोर्टल मतलब वेबसाइट से रिलेटेड है, जिसका नाम रखा गया है युवा संगम पोर्टल। इसकी लॉन्चिंग की गई है, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया गया है IGNCA न्यू दिल्ली के द्वारा आज के दिन। तो जो युवा संगम पोर्टल है एक प्रकार से इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, जिसके माध्यम से बिल्ड किया जाएगा क्लोज टाइज बिटवीन यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड रेस्ट ऑफ इंडिया अंडर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं रहती, कैसे लोग हैं वहाँ के, क्या क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, कैसी कल्चर है, उन लोगों को, वहाँ के युवाओं को एक प्रकार से रेस्ट इंडिया के साथ में जोड़ने का काम किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से। तो ये काम किया जा रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के अंतर्गत। लगभग 20,000 से भी ज़्यादा जो यूथ है ना, ये ट्रैवल करेंगे पूरे इंडिया में। इसके साथ साथ में इनको यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है पूरी कल्चरल लर्निंग की। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ग्रेसियस प्रेजेंस। ग्रेसियस मतलब होता है उत्साहपूर्वक, कृपापूर्वक, विनीत। ग्रेसियस प्रेजेंस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर मौजूद थे, और कौन कौन लोग मौजूद थे इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता। तो यहाँ पर कुछ नेता लोग हैं, ठीक है। इनका कहना है कि ये जो युवा संगम वेबसाइट है या फिर पोर्टल है, ये काम करेगा, ठीक है, जो नॉर्थ ऑफ माई नॉर्थ ईस्ट युवा हैं इनको कनेक्ट करेगा होल कंट्री के साथ में। द प्रोग्राम इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ ऑफ एनी टू सी इंडिया। नॉर्थ रीजन जो है ना, वो जो रीजन है पूरे इंडिया को देख सके, इस प्रकार का प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आप जो है इंडिया को समझिए और अपने देश के लिए कुछ करिए।
This wide cultural exchange program will also give an opportunity to our youth to celebrate the ancient culture and natural diversity of India. भारत की जो प्राकृतिक विविधता है, भारत की जो एंशियंट कल्चर है, उसको हम सेलिब्रेट कर पाएंगे, उसको हम समझ पाएंगे। आने वाले नेक्स्ट कुछ महीनों में 20,000 से भी जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो ट्रैवल करेंगे पूरे देश भर की एंड इन्हेंस करेंगे अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को। बताया जा रहा है कि 1,000 स्टूडेंट में से 300 स्टूडेंट विल बी फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। अच्छी बात यह है जो 1,000 में से 300 युवा स्टूडेंट हैं वो कहाँ से रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के रहेंगे। युवा संगम embodies the philosophy of our rich culture, our glorious history and ancient heritage. embodies का मतलब होता है प्रतीक। तो युवा संगम एक प्रकार से प्रतीक बन गया है, हमारी रिच कल्चर की फिलॉसफी है, हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, एंशियंट हमारे पास हिस्ट्री हेरिटेज है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो पहला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखना है, ठीक है, कि यूपीएससी के हिसाब से क्या क्या चीज़ इम्पोर्टेंट हैं और संविधान में क्या इसके लिए प्रावधान किए गए हैं, ये सारी कुछ बेसिक बातें हमको देखना है। तो हमारा जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इंडियन सिटीजन्स को कुछ अधिकार दिया है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 19 एक गारंटी हमें दे रहा है ऑल सिटीजन्स को द 6 राइट्स, मौलिक अधिकार जिनको बोला जाता है, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विथआउट आर्म्स। आप जो है आपको आज़ादी है स्पीच देने की, अपने एक्सप्रेशन को जाहिर करने की, ठीक है, आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली बिना किसी हथियार के। इसके साथ साथ में राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन का निर्माण कर सकते हैं, यूनियन का निर्माण कर सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरे भारत में फ्री तरीके से कहीं भी आ जा सकते हैं। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं भी जा कर के बस सकते हैं, रह सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको काम की आज़ादी है कि आप कहीं भी जा कर के ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेसेस कर सकते हैं। आर्टिकल 19(2) रिलेट करता है पावर्स ऑफ द स्टेट टू मेक लॉस इम्पोजिंग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, लेकिन आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत सरकार के पास पावर दी गई है कि वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। कब लगाएंगे ये? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एंड एक्सप्रेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, पब्लिक ऑर्डर, डिफेंस, मोरालिटी इत्यादि के को ध्यान में रखते हुए सरकार इनके ऊपर प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एन एडोलसेंट इंडिया टाइटल रखा गया है एडिटोरियल का। तो जैसे कि टाइटल से ही क्लियर हो गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड बातें ही इसमें हमको देखने को मिलने वाली हैं। तो देखिए, वी होल्ड एडल्ट्स, बहुत जल्दी जल्दी ये चेंज हो जा रहा है थोड़ा सा ही। वी होल्ड एडल्ट्स टू डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर देन वी डू फॉर चिल्ड्रन, जैसा हम बच्चों के लिए कर रहे हैं उस हिसाब से तो हमें बच्चों का बिहेवियर दिखाई नहीं दे रहा है। बट वाट अबाउट एडोलसेंट, लेकिन आप एडोलसेंट के बारे में भी तो कहिए कुछ। वी आर डिसअपॉइंटिंग व्हेन, बहुत जल्दी जल्दी ये एकदम से चेंज हो जा रहा है। when are disappointed when they are unable to behave with
maturity about are often not surprised by their lack of it. Maturity in a human is the duty of conduct oneself in the accordance with social norm under varying circumstance irrespective of how the individual feels. मैच्योरिटी को लेकर के बात कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति मैच्योर हो जाता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण आ जाते हैं। तो पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारत इकोनॉमी में ग्रोथ कर रहा है, यहाँ की जनसंख्या भी युवा है, तो क्या हम इस पर्सपेक्टिव में भी भारत को बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड लेवल पर भारत मैच्योर हुआ है, भारत के युवा मैच्योर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसको हम जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की पर्सपेक्टिव से यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्ड फ्रीडम मानी जाती है। चेरिस्ड फ्रीडम, ठीक है, चेरिस्ड मतलब होता है पोषित। हमें जो अधिकार दिए हैं उनके द्वारा जो पोषित आज़ादी है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारा जो भारतीय संविधान है इसने डिक्लेयर किया है इंडियन पोजेस दिस फ्रीडम। उसमें कहा गया है जो भी इंडियन व्यक्ति हैं उनको ये फ्रीडम मिलेगी स्पीच की। लेकिन वहीं पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, सोवर्निटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना है, तो उस टाइम में ये प्रभावित हो सकती है। हम ये बिलीव करते हैं कि जो फार्मर्स है ना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम कर रहे थे उन लोगों की बात करी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस फंडामेंटल फ्रीडम को simply because the notion of unfettered freedom of speech was foreign to us। क्योंकि हमें जो है विदेश के द्वारा किस प्रकार से दबाया गया, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कम किया गया था, ये उस टाइम में लोग अच्छी तरह से जानते थे जब अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न नोशन पर आधारित है। सम फ्रॉम ऑफ फ्रीडम मे हैव एग्जिस्टेड इन एंशियंट ग्रीस, जैसे कि कहीं कहीं हमें जो है एंशियंट ग्रीस में भी कुछ फ्रीडम का उल्लेख देखने को मिलता है। द रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे वाज प्रोपाउंडेड बाय वोल्टायर एंड रूसो। तो जिसकी बात आज हम कर रहे हैं ना, वो प्रोपाउंडेड किसके द्वारा, प्रोपाउंडेड मतलब प्रतिपादित किया गया है वोल्टायर और रूसो के द्वारा। देयर इज नथिंग इन आवर सॉइल दैट सजेस्ट दैट दिस फ्रीडम टुक रूट हेयर। ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे पता चले कि ये अधिकारों की जो जड़ें हैं हमारे देश में ही रही थी। फिर B.R. अम्बेडकर की बात बताई जाती है यहाँ पर कि उन्होंने क्या कहा था। इसके अलावा हमारे पास कुछ एविडेंस मौजूद हैं दैट बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता, थोड़ा सा भी टच होता है तो। दूसरी नंबर की बात कही जाती है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ एविडेंस है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर के। ऐसा लगता है कि जो स्टेट और ऑर्डेंड कंस्ट्रक्ट है यहीं पर खाली हमको देखने को मिलती है, मतलब जहाँ पर सरकार है, संविधान है, वहीं पर हमको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ डिबेट हैं आदि शंकरा और फिर सेंट थिरुंगाना संबानदार, ठीक है, रिमार्केबली हमें लिबरल दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो फ्रीडम है ना डिड नॉट एक्सटेंड टू क्रिटिसिज्म ऑफ द किंग और हिज रॉयल पॉलिसीज़। वहीं किसी राजा के मामले में आप सोचिए कि आप किसी राजा की आलोचना कर दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर दे रहे हैं। यदि आप राजा के बारे में गलत बोलते हैं तो जो है आपको पता है आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने नहीं वाले हैं। इसके इफेक्ट को देखने के लिए कि क्या होगा यदि आप राजा के बारे में गलत बोल देते थे। वहीं अदर हैंड की यदि हम बात करें तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है एंड थॉट दैट स्पार्क्ड द माइंड ऑफ वेस्टर्न थिंकर
was the freedom from such limit। जो भी लिमिट लगाई गई हैं उस लिमिट से हमें फ्री होना है। ये था यूरोपियन थिंकर्स के माइंड में। बार्ट्रैंड रसल्स मास्टरपीस ऑन वेस्टर्न फिलोसफी ट्रेसेस हिस्ट्री ऑफ फ्री थॉट टू इट्स culmination where a man's right to think freely suppressed his duty of obedience to state। लेकिन यहाँ पर एक बात और हमें समझ में आती है कि स्टेट के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर की बात, स्टेट ने हमें कौन कौन से अधिकार दिए हैं। दोनों के बीच में हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, दोनों को लिमिट में रखना जरूरी है। द राइट टू नॉट जस्ट थिंक फ्रीली बट आल्सो टू क्रिटिसाइज द स्टेट इज़ वेरी फंडामेंटल टू वेस्टर्न नोशंस ऑफ डेमोक्रेसी। वहीं आप देखोगे कि सरकार को यदि आप आलोचना कर रहे हैं तो ये काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट फंडामेंटल माना जाता है, किसका? वेस्टर्न नोशन ऑफ डेमोक्रेसी का। पार्टिकुलरली फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो आर्टिकल अभी हम देखे हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट बातें तो समझ में हमें नहीं आती हैं, इसलिए हम सीधे चलते हैं सेकंड एडिटोरियल की तरफ और देख लेते हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर की कंडीशन के ऊपर लिखा गया है और गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए यदि फिर से जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर हमें शांति बहाली करना है। तो हम देख रहे हैं कि टेरर रिलेटेड स्ट्राइक्स हमें देखने को मिल रहे हैं पीसफुल जम्मू डिवीज़न में, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जहां राजौरी है, पुंछ है, यहाँ पर हमें जो है क्लोज़र तरीके से देखने की ज़रूरत है। इन स्पाइट ऑफ मिलिट्री रिलेटेड इंडिकेस not being a cause of alarm, any complacency on part of state could be disastrous in the mind and long terms। इस प्रकार से यदि इस मामले में हम किसी भी प्रकार की ढील डोरी बरतते हैं तो आने वाले लॉन्ग टाइम में वो एक डिजास्टर साबित होने वाली है, मतलब अनर्थकारी साबित होने वाली है मिड और लॉन्ग टर्म में। द डायनामिक ऑफ मिलिटेंसी इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में यदि हम मिलिटेंसी के डायनामिक की बात करें तो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है दोज प्रिवलेंट इन कश्मीर। कश्मीर से यहाँ की जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी है मतलब उग्रवाद है, वो हमें अलग टाइप का देखने को मिल रहा है कश्मीर से यदि इसकी तुलना करते हैं। ड्यू टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम बराबर संख्या में रह रहे हैं इसकी बात अलग है, और जो हम जम्मू की बात कर रहे हैं उसकी बात अलग हो जाती है। तो जो एजेंसी है लोकल पॉपुलेशन की इन ए कॉन्फ्लिक्ट जोन कैन नॉट बी ओवरलुक्ड, तो जो लोकल पॉपुलेशन है वो सीधी तरह से इससे प्रभावित होने वाली है, ये सीधी सी बात है। जैसे कि हिंदुओं को टारगेट किया जाता है यहाँ पर, हिंदू पंडितों को। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन सच रीजन ए फंक्शन ऑफ यूटिलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ पीपुल बाय फैसिलिटेटिंग देयर पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यदि हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति आए, कुछ हम रिजोल्यूशन लेके आए, तो ये निर्भर करता है कि आप कितना जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में वहाँ के लोगों को, उसके एग्जीक्यूशन में, जो कि उन्हीं के लिए एक चिंता का कारण बन जाते हैं। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने वाला। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे टेरर रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं इस रीजन में, मतलब जम्मू डिवीज़न में। लास्ट ईयर की यदि हम बात करें, जिसमें से एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जा रहा है ग्रेवेस्ट मतलब सबसे गंभीर जो कमिटमेंट हुआ था वो हुआ था डांगरी विलेज में, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में ही।
तो जनवरी में क्या हुआ था, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल की बात करें तो देयर वर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट, recoveries of warlike stores, explosion followed by gunshot at the house of local MLA, a neutralization of hideout and nabbing of suspect in राजौरी एंड पुंछ। तो पूरी की पूरी यहाँ पर घटना बताई थी कि कैसे कैसे करके प्लानिंग हुई, क्या क्या किया गया। देखिए, जब से ये घटना घटित हुई है फिर डिमांड हो गई थी किस चीज़ की, विलेज डिफेंस कमेटी की, हैज़ इमर्ज फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, अलग अलग क्वार्टर्स में ये इमर्ज होकर के हमारे सामने आई थी। गवर्नमेंट ने इशू किया था कुछ इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनलाइज वीडीसी रिक्रिस्टन एज विलेज डिफेंस गार्ड और वीजीसी इन अगस्त 2022 as in the policy that VDGs were to instill a sense of self-protection with district superintendent of police mandated to exercise command and control। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो गांव को ही खुद अपने आप में इस प्रकार से हम तैयार कर दे रहे हैं कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके तुरंत ही, क्योंकि तुरंत तो कोई पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए हमने अभी कुछ टाइम पहले कुछ बातें सुनी थी, जैसे कि लोगों को जो है हथियार बांटे जा रहे हैं, हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही ताकि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। तो जो ये इस प्रकार की कमेटी थी ना, इन्होंने काफ़ी क्रूशियल रोल अदा किया था मिलिटेंसी को कंटेन करने के लिए जम्मू डिवीज़न में। ठीक है, तो 1990 के मध्य के दशकों में इनकी स्थापना करी गई थी। तो जो लोग रिमोट एरियाज़ में रह रहे थे, अलग अलग डिफ़िकल्ट टेरेन में रहते हैं, ठीक है, इसके साथ हैं मिग्र मर्ज मतलब होता है अल्प, प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस मेड चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन रिमोट। अब जो रिमोट वाला एरिया है जहाँ पर मिलिट्री को पहुँचना संभव नहीं है, ऐसे एरिया में उग्रवाद जन्म ले सकता है, वहाँ पर उग्रवादी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, वहाँ पर कब्जा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। इसीलिए सबसे पहले तो उनको सेल्फ डिफेंस के हिसाब से हमें तैयार करना पड़ेगा। इन कमेटी को हमने ट्रेनिंग दिया था, ठीक है, होल्ड द फ्रंट अगेंस्ट मिलिटेंट्स टिल द अराइवल ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस दस प्रूविंग टू बी फोर्स मल्टीप्लायर। जब तक कि सेना आप पहुंच नहीं जाती तब तक आप उनके सामने डटे रहिए। इस प्रकार से यदि हम ऐसा कर पाते हैं, इसका मतलब ये है हमारी सेना कई गुना ताकतवर होने वाली है। हालांकि कई सारे जो केसेस हैं, ये जो वीडीसी है ना, हमें जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं, मतलब उल्टी साबित हुई हैं, काउंटर प्रोडक्टिव विद इंस्टांसेस ऑफ कैडर अब्यूजिंग देयर ऑथोरिटी। कैडर जो है उनकी ऑथोरिटी को गलत कहते हैं, गलत मानते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं। इवन फेसिंग एलिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, और यहाँ तक कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। गिवन द लोअर लेवल ऑफ इंसर्जेंसी and state support, a false notion of power developing in the mind of VDC cadre is quite natural, leading to potentially adverse fallout। अब चूंकि हमें तो पावर मिल गई है, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी उड़ा सकते हैं, इस प्रकार से गलत असर पड़ता है इसका, इसलिए इसकी आलोचना भी करी जाती है। फिर भी यदि हम बेनिफिट देख लें वीडीसी के, फार आउटवे, ठीक है, आउटवे मतलब होता है पल्ला झुकना, अति भार होना, ज़्यादा भारी होना। तो फायदे देखा जाना चाहिए ड्रॉबैक की अपेक्षा में, तो फायदे हमें ज़्यादा ही मिलेंगे। लीडिंग टू द डिसीजन टू रिव्यू देम। स्टेट की पॉलिसी क्या होना चाहिए इस प्रकार की कमेटी के गठन के ऊपर। इसका उद्देश्य होना चाहिए हमें मिटिगेट करना है, ठीक है, मिटिगेट करना है निगेटिव्स, सारी की सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं, निगेटिव रिजल्ट जो आ रहा है उसको। विच लाइज द व्यूइंग द इश्यू
थ्रू द प्रिज्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द कैडर। तो जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका हमें मैनेजमेंट करना है, उसको हमें अच्छा स्किल प्रोवाइड करना है। द प्रेजेंट methodology of being under the superintendent of police top down approach may not be the ideal arrangement as it will be found wanting in term of close supervision at execution level। अभी हाल ही में जो चीज़ चलती है वो टॉप से डाउन अप्रोच चलती है, लेकिन ये टॉप से जो डाउन टर्म है ना, इसको इट विल बी फाउंड वांटिंग इन द टर्म ऑफ क्लोज सुपरविजन एट एन एग्जीक्यूशन लेवल। तो एग्जीक्यूट जब किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं उसके लेवल तक इसके सुपरविजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो गुड कंट्रोल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है ताकि हम इंश्योर कर सकें कि ये जो कैडर्स हैं ना रिमेन मोटिवेटेड एंड फोकस्ड, तब जाकर के ये लोग सही काम करने वाले हैं। इसके बाद लोकल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करने की बात कही जाती है। वन ऑफ द मोस्ट तो जो मोस्ट इनकरेजिंग पहलू है, फेसेट्स का मतलब होता है पहलू, यहाँ पर देख लीजिए फेसेट्स मतलब पहलू होता है। डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन द एथुआसिज्म, ठीक है, इथुआसिज्म मतलब उत्साह लोगों का किसके ऊपर है, वो है इलेक्ट करना, ट्रस्ट करना लोकल बॉडी के ऊपर में। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 में अमेंडमेंट किया गया था 2020 में। इसने कुछ रास्ते खोल दिए हैं जिसके अंतर्गत सेटअप किया जाएगा किसका, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का। दिस completed the three-tier local governance structure and reinforced the other two bodies at the पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। इसी कानून के माध्यम से यहाँ पर ग्राम पंचायतें आईं और अदर ब्लॉक लेवल पर हमें कुछ लोकल बॉडी देखने को मिली थी। फिर भी ड्यू टू द सिक्योरिटी सिचुएशन एंड सोशियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज द एम्पावरमेंट ऑफ लोकल बॉडीज नेवर मूव बियॉन्ड होल्डिंग इलेक्शन। ठीक है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई रहती है। इसी हिसाब से देखा जाए ना तो यहाँ केवल इलेक्शन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो रहा है। द रिवाइवल ऑफ VDG शुड बी यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर द लोकल बॉडीज़। ठीक है, ये VDG तो सबसे पहले हमें जो है एम्पावर करना पड़ेगा यहाँ की लोकल बॉडी को। पंचायत आर मोस्ट सूटेड टू अंडरस्टैंड लोकल डायनामिक इन ए कॉन्फ्लिक्ट जोन। पंचायत ही वो एक ऐसी संस्था है जो कि सबसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकती है लोकल डायनामिक क्या है कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंतर्गत। दैट चेंज रैपिडली फ्रॉम वन सब रीजन टू अदर रीजन। एक ग्राम पंचायत दूसरे ग्राम पंचायत, तो अलग अलग क्षेत्र में ग्राम पंचायतें बटी हुई हैं, तो एरिया वाइज जब चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है तो वहाँ की जो मूल बात है उसको समझ सकता है केवल वहीं की ग्राम पंचायत ही। इन एडिशन टू द कंपल्सरी फंक्शंस पंचायत कुड बी इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, सौंपना चाहिए विद द टास्क ऑफ असिस्टिंग द लोकल पुलिस इन इंस्टीट्यूलाइजेशन मैनर। और लोकल पुलिस को भी इस बात का ध्यान ये रखना है, ठीक है, कि आपको जो है ग्राम पंचायत के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा संस्थागत मैनर में। यहाँ से हमें फ़ायदा भी मिलने वाला है, सच एज एक्सपांडिंग द स्टेक होल्डरशिप। यहाँ पर अलग अलग स्टेक होल्डर हमारे पास में हो गए हैं, पुलिस हो गई, ग्राम पंचायत हो गए, लोकल पॉपुलेशन की जो सिक्योरिटी मैटर्स है ना, इसमें ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो है क्वालिटी चेक करेक्टर भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ में कुछ एडवाइस दिए जाते हैं। फ्रॉम प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू द VDGS शुड नेवर बी सक्ड इनटू प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस एंड टेक्टिकल्स ऑपरेशनल
and must instead remain confined to self defense and terror deterrence role, or else they will end up one more agency hunting dwindling number of militants. इसके बाद हम चलते हैं तुर्की और सीरिया और देख लेते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड कितनी डेथें हुई हैं, कितना ज़्यादा जान माल की नुकसान देखने को हमको मिला है। तो लगभग 2600 भी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है तुर्की और सीरिया में, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक हमको देखने को मिला है। एक मेजर अर्थक्वेक हमको देखने को मिला था टर्की और सीरिया में मंडे के दिन। यहाँ पर 2600 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है एंड फ्लैटनिंग थाउजेंड ऑफ बिल्डिंग्स आर रिस्क्यूअर्स डग विद बेयर हैंड्स फॉर सर्वाइवर। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बिल्डिंगें ढह गई हैं और लोग उनके नीचे दब गए हैं। डजन्स ऑफ नेशंस हैव प्लेस्ड एड सिंस 7.8 मैग्नीट्यूड का ये क्वैक रहा था, विच हिट एज पीपल वर स्टिल स्लीपिंग एंड एमिड फ्रीजिंग वेदर दैट हैज़ हैम्पर्ड इमरजेंसी एफोर्ट। अब कंडीशन ऐसी देखिए कि आया भी है रात में, और दूसरे नंबर की बात यह है टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिरा हुआ था। मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, ठीक है, फुल ऑफ रेसिडेंट वर अमंग द 3400 स्ट्रक्चर्स रिड्यूस टू रबल इन टर्की। मलबे के रूप में ये ढह गए हैं। वहीं सीरिया की बात करें कि सीरिया ने अनाउंस किया है डजन्स ऑफ कोलैप्सेस एज वेल एज डैमेज टू आर्कियोलॉजिकल साइट इन अलेप्पो। तो सीरिया की जो अलेप्पो आर्कियोलॉजिकल साइट है वहाँ पर भी हमें नुकसान देखने को मिला है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राजस्थान के ओपन प्रिजन से रिलेटेड। ओपन जेल किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ इनमेट। यहाँ पर जो इनमेट आए हैं, कैदी आए हैं, उनके जीवन का निर्माण किस प्रकार से यहाँ पर किया जा रहा है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ओपन प्रिजन मॉडल एडॉप्ट किया गया था राजस्थान में, विथ कन्विक्ट्स स्टेइंग ऑन कम्युनिटी लैंड विथआउट हाई वॉल। ठीक है, ये सामुदायिक जगह में रह रहे हैं जहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें नहीं हैं और ना ही स्ट्रिक्ट सर्विलांस इनका किया जाता है। इसके चलते चलते हमें प्रमोट देखने को मिल रहा है रिफॉर्मेटिव फार्म ऑफ पनिशमेंट एंड सक्सीडेड इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ ऑफ इनमेट्स। और कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इनका जीवन में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ये जो पायनियरिंग आइडिया है, राजस्थान आज के टाइम में प्रूव किया है अपनी सक्सेस को 40 सच ओपन कैंप्स के माध्यम से। प्रिजनर्स हु हैव सर्व्ड 1/3 ऑफ देयर सेंटेंस आर एलिजिबल टू शिफ्ट ओपन जेल। ऐसे कैदी जिन्होंने 1/3 हिस्सा अपनी जेल का टाइम बिता दिया है वो ओपन जेल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप रूल 1972। इसके साथ साथ में जो सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल हैं, इनके जो कैदी हैं विथ ए ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ गुड कंडक्ट आर रेगुलरली आइडेंटिफाइड टू मेक द मूव टू ओपन प्रिजनर्स वेयर दे आर अलाउड टू लाइव विथ फैमिली मेम्बर्स एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल, ऐसे कैदी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, अच्छा गुड कंडक्ट है इनका, लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, और इनको जो है ओपन जेल में भेजा जाता है जहां पर अलाउ है कि वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ में रह सकते हैं और अर्न कर सकते हैं अपनी लाइवलीहुड को। तो ये ट्रस्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था राजस्थान में 1950 के दशक में। तो ये सक्सेसफुली फैसिलिटेट कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिजनर्स इनटू सोसाइटी। कैदियों को सोसाइटी के साथ में कैसे करके जोड़ा जा सकता है, बाय इंश्योरिंग देयर स्टे इन फंक्शनल सोशल एनवायरनमेंट। तो सामाजिक वातावरण में इनको रखा जा रहा है।
तो 3 जज सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने विजिट किया था एक ओपन प्रिजन, कहाँ पर है ये, सांगनेर में, ये पड़ता है जयपुर के किनारे। लास्ट वीक ही उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया है कि जो एटमॉस्फेयर है इन विच द इनमेट्स एंजॉय द फ्रीडम ऑफ लिविंग विद देयर इनमेट्स फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फैमिली मेम्बर के साथ में वो बढ़िया तरीके से रह रहे हैं। जस्टिस संजय किशन कौल, अनिरुद्ध बोस, इसके साथ साथ में त्रिपाठी, रविंद्र भट्ट इंटरेक्ट किए थे कैदियों के साथ एंड इन्होंने जोर दिया था कि कुछ जो रिफॉर्मेटिव पोटेंशियल होती है इस प्रकार के ओपन प्रिजन्स में। जस्टिस कॉल ने सजेस्ट किया है कि जो सिमिलर ओपन कैंपस है ना अक्रॉस कंट्री में खोले जाने चाहिए, जहाँ पर जो है इम्प्रूव्ड एम्यूनिटीज़ होना चाहिए एंड फंडिंग भी हो। जस्टिस भट्ट ने ऑब्जर्व किया था कि द फोकस वाज ऑन इंडिविजुअल रेदर देन ऑन द क्राइम, मतलब कि उन्होंने फोकस किया था कि आप व्यक्ति के ऊपर फोकस करिए, उसने क्या अपराध किया है इसको आप भूल जाइए। इसके साथ साथ में प्रिजन एंड एक्शन रिसर्च पार एक संस्था है, इसके फाउंडर हैं स्मिता चक्रवर्ती। उनका कहना है ये जो मॉडल हमने तैयार किए हैं टाइम टाइम में इसकी टेस्टिंग होते रहती है, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट सामने नहीं आई है जहाँ पर प्रिजन्स ने ट्राई किया हो कि वो एस्केप कर रहा है या फिर भाग जा रहा है या फिर से जिस प्रकार की उसने अपराध किया था वही अपराध उसने दोहराया हो। यहाँ पर जो है कम से कम सिक्योरिटी की फैसिलिटी दी जाती है इनको। ओपन प्रिजन्स रिक्वायर 92.4% लेस स्टाफ कंपेयर टू क्लोज्ड जेल, यहाँ पर आपको 90% स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर कम से कम पुलिस वाले लोग रहते हैं देख रेख में, यदि देखा जाए तो नॉर्मल जो जेल रहते हैं वहाँ पर। इसके साथ साथ में यदि हम कॉस्ट की बात कर लें पर कैदी के हिसाब से, तो महीने में वो मात्र 500 रुपया पड़ता है। प्रिजनर जो होते हैं फ्री हैं कि वो जो है कैंपस से बाहर जा सकते हैं, इसके साथ साथ में मूव कर सकते हैं फ्रीली इन द नियर बाई टाउन इन द डे टाइम आफ्टर द फर्स्ट रोल कॉल। बहुत बड़ी इनको आज़ादी दी जा रही है कि आप दिन में टाउन आसपास में है तो वहाँ पर आप घूम फिर करके आ सकते हैं। एक प्रकार से इसको आप हॉस्टल ही समझ लीजिए। एक और जो रोल कॉल है इज़ डन एवरी इवनिंग बाय व्हेन दे मस्ट बी बैक ऑन कैंपस। दूसरे नंबर की बात है शाम को आपको कैंपस में आना है। गेस्ट विजिट देम रेगुलरली एंड सम प्रिजनर्स इवन गेट पैरोल टू अटेंड फैमिली फंक्शन और वेडिंग एट देयर नेटिव प्लेसेस। हाँ, एक बात खास ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपको फैमिली फंक्शन अटेंड करना है, वेडिंग अटेंड करना है, तो इसके लिए आपको पेरोल भी मिल जाती है। ठीक है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज मदन बी लोकूर, ठीक है, उन्होंने डिलीवर्ड किया था 2018 का जजमेंट एंड वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद इनमेट्स, सेड दैट ही हैड सीन ए नॉर्मल लाइफ इन ओपन प्रिजन्स एंड फेल्ड that the rehabilitation of prisoners would be achieved successfully with employment opportunities made available them.